जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 105 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग गैस पेपर को पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको परचेस करना है तो आप 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर जितने भी आपके पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च करना है बीपीएससी 105। ठीक है, 105। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी देखिए दोनों लैंग्वेज में गैस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व और प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। यानी राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन क्यों जरूरी है और उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, नीतियों और राजनीतिक व्यवहारों की तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियां कैसे काम करती हैं, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और किन कारणों में उनमें समानता या अंतर देखने को मिलते हैं। आज के वैश्वीकरण के युग में तुलनात्मक राजनीति का महत्व और भी बढ़ गया है कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करना क्यों जरूरी है। इससे हमको पता चलता है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियां कैसे काम करती हैं, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और किन कारणों से उसमें समानताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक प्रणालियों की बेहतर समझ। यानी तुलना करने से क्या होता है, राजनीतिक प्रणालियों की बेहतर समझ होती है। तुलनात्मक अध्ययन से विभिन्न देशों की सरकारों, संविधान, चुनाव प्रणालियों और नीतियों की स्पष्ट समझ विकसित होती है। जब अलग अलग देशों के राजनीतिक मॉडल की तुलना की जाती है तो यह समझना आसान हो जाता है कि कौन सी व्यवस्था बेहतर तरीके से काम कर रही है और क्यों कर रही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण है प्रभावी नीतियों का निर्माण होता है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि कौन सी नीति किस देश में सफल हुई है और किस में असफल हुई है। इससे नीति निर्माताओं को दूसरे देशों के अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियंत्रण या आर्थिक सुधार जैसी नीतियों को बेहतर बनाने में यह अध्ययन बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न देशों की राजनीतिक स्थिरता के कारणों और अस्थिरता के कारणों को जानने में तुलनात्मक अध्ययन मदद करता है। इससे यह पता चलता है कौन से कारक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने में किया जाता है। लोकतंत्र और शासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों के मॉडलों की तुलना से यह समझ में आता है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है। नागरिक अधिकार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका भी तुलनात्मक दृष्टि से अधिक बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग देशों में कोई पॉलिसी चल रही है, अगर कोई दूसरा देश पॉलिसी को अपने देश में लागू करना चाहता है तो वो देखेगा वहां पर उसके क्या प्रभाव हुए और उसके क्या नतीजे देखने को मिले। अगर वो नतीजे सही है तो वो भी अपने देश में उस पॉलिसी को लाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं की पहचान तुलनात्मक राजनीति हमें यह दिखाती है कि राजनीति निर्णयों पर संस्कृति, धर्म, जातीयता, भाषा और सामाजिक संरचना का कितना प्रभाव पड़ता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग समाजों में समान नीतियां भिन्न परिणाम क्यों देती हैं। वैश्विक राजनीति को समझने में सहायक, विश्व राजनीति आज आपस में जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्षेत्रीय संगठन, वैश्विक संघर्ष और सहयोग जैसे मुद्दों को समझने के लिए भी तुलनात्मक अध्ययन बेहद आवश्यक है। यह बताता है कि वैश्विक स्तर पर देश एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो तुलनात्मक राजनीति
राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधि है जो न केवल विभिन्न देशों की राजनीति व्यवस्था की गहरी समझ देती है, बल्कि नीति निर्माण, लोकतांत्रिक विकास और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में भी सहायक है। इसके अध्ययन से राजनीति दृष्टि व्यापक, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण बनती है। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न देशों की राजनीति जो चल रही है उसमें शासन चल रहा है, अंतर देखने को मिलते हैं, उसमें जो नीतियां बनाई जा रही है उसमें राजनीतिक व्यवहार जो है उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है और जो व्यवहार हमारे लिए अच्छे हैं, जो नीतियां हमारे लिए अच्छी हैं, वो अपने देशों में लागू कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संसदीय सर्वोच्चता क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी संसदीय सर्वोच्चता क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ है कि राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति संसद के पास होती है। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो कानून बनाने वाले, बदलने वाले और समाप्त करने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। और कोई भी संस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर राजा या फिर राष्ट्र प्रमुख संसद के बनाए गए कानूनों को चुनौती नहीं दे सकती है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से ब्रिटेन की शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। तो संसदीय सर्वोच्चता का मतलब क्या है? संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। वो कानून को बना सकता है, बदल सकता है और समाप्त भी कर सकता है। और कोई भी संस्था जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर राजा इसे बदल नहीं सकता या फिर उसे चुनौती नहीं दे सकता है। और ये प्रणाली कहां देखने को मिलती है? ये ब्रिटेन की शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। अब देखते हैं संसदीय सर्वोच्चता का विस्तृत वर्णन। तो इसमें क्या होता है, कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है। संसद के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो या फिर संवैधानिक हो। ब्रिटेन में तो कहा जाता है पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ एंड अनमेक एनी लॉ, यानी कि संसद किसी भी कानून को बना और मिटा सकती है। दूसरा है आपका न्यायपालिका संसद के कानून को निरस्त नहीं कर सकती। संसदीय सर्वोच्चता में न्यायालयों के पास संसद के बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं होता है। न्यायालय सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं, उसे रद्द नहीं कर सकते हैं। यानी क्या संसदीय सर्वोच्चता में क्या होता है, न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो जो कानून, संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको असंवैधानिक घोषित कर सके। संविधान की सर्वोच्चता नहीं, संसद की सर्वोच्चता यहाँ पर होती है। जहां लिखित संविधान वाले देशों जैसे भारत में संविधान सर्वोच्च होता है, वहीं संसदीय सर्वोच्चता वाले देशों में संसद सर्वोच्च होता है। इसलिए संसद यदि चाहे तो संविधान में भी बदलाव कर सकती है। इसके बाद जो कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका ने सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें संसद का बहुमत समर्थन प्राप्त रहता है। ठीक है। इसके बाद है जनता की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व। संसद को सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि इसे जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए उसके निर्णय जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखते हैं उसकी कुछ सीमाएं हैं। यद्यपि ब्रिटेन जैसे जगहों में संसद की सर्वोच्चता लगभग पूर्ण है, भारत जैसे लोकतंत्र में संसदीय सर्वोच्चता सीमित है क्योंकि यहाँ संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। संसद को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाता है। ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलती है? हमारे भारत जैसे देश में देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो संसदीय सर्वोच्चता एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संसद राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है और यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर आधारित है कि सत्ता जनता से आती है और संसद उस जनता का प्रतिनिधि होने के कारण सर्वोच्च मानी जाती है। हालांकि अलग अलग देशों में इस सिद्धांत की सीमा और प्रभाव अलग अलग हैं, फिर भी यह लोकतांत्रिक शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि संसदीय सर्वोच्चता क्या है। तो संसदीय सर्वोच्चता का मतलब है राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। वह कानून को बना सकता है, समाप्त कर सकता है, बदल सकता है। इसी को कहते हैं संसदीय सर्वोच्चता। इसमें कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद के पास होती है। न्यायपालिका जो है संसद के कानून को निरस्त नहीं कर सकती है। संविधान की यहाँ पर सर्वोच्चता नहीं होती। किसकी सर्वोच्चता होती है? संसद की सर्वोच्चता होती है। और यहाँ पर जो है संसद क्या करती है? कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है और जनता की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। और इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे भारत में है, यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। संसद को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
यानी चीन में जो आपकी सीपीसी पार्टी है उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी देश की सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय संस्था है। यह पार्टी न केवल शासन चलाती है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा भी तय करती है। चीन में एक ही प्रमुख राजनीतिक दल है और वह सभी बड़े फैसले लेता है। तो सबसे पहले इसकी भूमिका क्या है? शासन और नेतृत्व। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के पूरे शासन तंत्र को नियंत्रित करती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य बड़े नेता इसी पार्टी से चुने जाते हैं। देश में जो भी नीतियां बनती हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या फिर विदेश नीति, उनका अंतिम निर्णय सीपीसी करती यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी करती है। नीति निर्माण और विकास। पार्टी देश के विकास की दीर्घकालिक लक्ष्य तय करती है। चीन में 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं जिनमें अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, तकनीक से जुड़े लक्ष्य शामिल होते हैं। इन योजनाओं के जरिए चीन ने भारी औद्योगिक विकास, आधुनिक तकनीक और बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। सामाजिक स्थिरता बनाए रखना। सीपीसी का मानना है कि स्थिरता देश के विकास के लिए जरूरी है, इसलिए वे कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य पर जोर देती है। मीडिया, शिक्षा और समाज से संबंधित कई क्षेत्रों पर पार्टी मार्गदर्शन देती है ताकि समाज एकजुट रहे और कोई बड़ा संघर्ष ना हो। तो सीपीसी क्या मानती है? सीपीसी मानती है अगर देश को विकास करना है तो देश में स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आर्थिक सुधार में भूमिका। 1978 के बाद चीन ने आर्थिक सुधार किए जिनमें बाजार आधारित तत्वों को अपनाया गया। यह सुधार भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही हुए। पार्टी आज भी तय करती है किस क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ेगा, किन उद्योगों को महत्व दिया जाएगा और किस तरह तकनीक व नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर जो सीपीसी पार्टी है यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर चीन देश में कोई भी काम होगा तो वहां पर जो है सीपीसी के बिना कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। विदेश नीति का संचालन। चीन की अंतर्राष्ट्रीय नीति और दूसरे देशों से संबंध भी सीपीसी ही तय करती है। पार्टी वैश्विक मंचों पर चीन के हितों की रक्षा करने, व्यापारिक संबंध मजबूत करने और दुनिया में चीन की भूमिका बढ़ाने पर काम करती है। पार्टी का संगठन और संरचना। पार्टी का अपना बड़ा संगठनात्मक ढांचा है जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लाखों सदस्य काम करते हैं। सबसे शक्तिशाली संस्था पॉलिट ब्यूरो और इसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है जहां सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सारांश यानी निष्कर्ष लिख देंगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि शासन, अर्थव्यवस्था और समाज के संचालन की मुख्य शक्ति है। यह देश की दिशा तय करती है, विकास और स्थिरता पर जोर देती है और चीन को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर देखिए जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो हर देश के हर फैसले पर अपना जो है अंतिम फैसला देती है। कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वहां पर जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसका फैसला जरूर लिया जाएगा। अगर वो हाँ करती है तभी वो जो है शासन में लागू होगा, वही कानून बनेगा। अगर सीपीसी मना कर देती है तो वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओनली सीपीसी पार्टी का ही राज है। अलग और पार्टियां हैं लेकिन सरकार हमेशा सीपीसी यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ठीक है। तो ये आपके पेपर कोड बीपीएससी 105 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।